भाई आप सभी के उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे परसेंटेज में कुछ लास्ट के बढ़िया बढ़िया सवाल सोल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, थैंक यू। आइए आइए जल्दी आइए। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को कह रहा है इन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री एंड 60% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। कहता है एक परीक्षा में 45% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे हिस्ट्री में पास हुए और मेरे बच्चे 60% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए। 60% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए। इतिहास में था हिस्ट्री और ये हिंदी में। हिंदी में कहता है जी पास होने वाले 60% स्टूडेंट हैं। यदि 8% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हुए। देखना यार ध्यान से, सवाल में कह रहे परीक्षा में 45% बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री में पास हुए। अगर 45% पास हुए मेरे बच्चे तो फेल कितने में होंगे? 55%। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे हिंदी में 60% बच्चे पास हुए। 60% बच्चे हिंदी में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 40% बाकी। और सवाल में कह रहा है कि 8% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हुए, तो 8% यहाँ। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? तो भाई हम ये निकाल लेते हैं कि कुल मिला के फेल कितने बच्चे हुए। तो 55 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा कितना? 47। और ये 40 में से 8 घटाएंगे 32। अगर जोड़ना है तो 32 और 8 40, 40 और 47 कितना हो गया? 87। यानी 100% में से मेरे बच्चे 87% बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। तो बाकी 13% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास हुए होंगे। और यही हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी। दूसरा मेरे बच्चे हम इस सवाल को ऐसे भी उठा सकते थे कि भाई हिंदी में और इंग्लिश में मिला के पास होने वाले बच्चे कितने हैं। तो 45 हिस्ट्री में पास हुए, 60 बच्चे हिंदी में पास हुए, तो कुल मिला के 105% बच्चे पास हो गए। जबकि सच बात यह है कि 8% ही बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। तो बाकी 92% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो 105 में जो पास हुए उसमें से 92% ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बच्चे कितने? 13%। ये तो 13% ये मेरे बच्चे वो हैं जो किसी में भी फेल नहीं हुए, यानी ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे ये जो सवाल है ये एसएससी सीपीओ 2024 का, लेकिन ये सवाल गलत है। लेकिन फिर भी एसएससी ने दिया है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं समझना। सवाल में कह रहा है कि एक मिठाई है जिसमें 1/3 पार्ट शुगर है और बाकी कोई दूसरी चीज होगी। यानी मान लो मिठाई में अगर 3 किलो वजन है ना, तो उस 3 किलो में जो चीनी का भाग है वो तो है 1 किलो, और बाकी जो तुम्हारा एबीसी दूसरा जो पार्ट बच गया कुछ भी, जैसे मान लो खोया बच गया, तो खोए का पार्ट है 2 किलो। ऐसा कह रहा है सवाल। अब सवाल में कह रहा है कि अगर चीनी की वर्तमान कीमत पिछली कीमत का 7/6, यानी अगर चीनी का ओल्ड प्राइस 6 रुपए पर किलोग्राम था तो नया जो प्राइस होगा मेरे बच्चे, न्यू जो प्राइस होगा दैट वुड बी 7 रुपीज पर किलोग्राम। वो हो जाएगा मेरे बच्चे 7 रुपए पर किलोग्राम। तो कह रहा है कि बताओ मिठाई की लागत में प्रभावित प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करिए। देखिए यार मेरे दोस्त, हमें ये नहीं पता कि खोए का प्राइस कितना है, और जब तक हमें खोए का या कोई जो भी दूसरा मटेरियल उसका प्राइस नहीं पता चलेगा ना एग्जैक्टली, तब तक हम इस सवाल को किसी भी हालत में सही नहीं कर पाएंगे। इस सवाल का आंसर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने अगर ओल्ड प्राइस 6 मान लिया चीनी का, तो मैं खोए का कुछ भी मान सकता हूँ, 100, 200, 300, और हर बार आंसर अलग आएगा। लेकिन उसने आंसर कैसे दे रखा है? उसने ये कहा है कि भाई चीनी का 6 रुपए रेट था ना, तो खोए का भी रेट 6 ही रुपए था। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि हर इंग्रेडिएंट का प्राइस सेम है। यानी जो जो चीजें इसके अंदर मिली हुई सबका प्राइस सेम है। ये उसको लिखना था जो नहीं लिखा, इस वजह से सवाल गलत है। अब कहानी ये है कि 1 किलो चीनी 6 रुपए के भाव से आती थी और यहाँ 2 किलो खोया 6 रुपए के भाव से, तो 1 छिक्के 6 और 2 छिक 12, तो टोटल कॉस्ट आ गई 18 रुपए। वैसे भी अगर पूरी मिठाई का रेट 6 रुपए पर किलोग्राम है तो 3 किलो मिठाई 18 की आएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाई 2 किलो खोया तो अभी भी 12 का ही आ रहा है,
उसका रेट नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी का रेट बढ़ गया, तो 1 किलो चीनी 7 के भाव से 7 के, तो कॉस्ट आ गई 19 रुपए। तो जो पहले खर्चा 18 रुपए था मेरे बच्चे, वो खर्चा 19 हो गया, तो 1 रुपए की बढ़त आ गई खर्चे में 18 पे, तो 100 पे कितने? तो आंसर आ जाएगा 100/18%। तो ये सवाल सरासर गलत है, लेकिन इसका उत्तर इस तरीके से एसएससी ने दिया, और हम भी आपको यही कह रहे हैं खुल के। आइए मेरे बच्चे, हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खरीदता खाता है। कहता है जी हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल, 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खरीदता है या खाता है। 8 किलोग्राम मेरे बच्चे गेहूं खरीदता है, खाता है। कहते हैं चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। कहते हैं चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका जो प्राइस है चावल का कीमत का, वो गेहूं की कीमत का 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। मतलब गेहूं की कीमत अगर 5x है तो चावल की कीमत x होगी। कहता है जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के लिए कुल मिलाकर 300 रुपए प्रति माह खर्च करने होते हैं, और कह रहा है 300 रुपए का कुल मिलाकर टोटल खर्चा होता है। तो भाई 20 किलो चावल x रुपए के भाव से 20x के, और 8 किलो गेहूं 5x के भाव से 40x के, टोटल खर्चा 300 रुपए, तो यह है 60x 300, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो गेहूं जो है वो हुआ 25 रुपए पर किलोग्राम का, और चावल हो गया मेरे बच्चे 5 रुपए पर किलोग्राम। तो हम यहां से ये बात समझे कि सर गेहूं और चावल की एक्चुअल वैल्यू हम निकाल पाए कि चावल जो था वो 5 रुपए पर किलोग्राम का था, और गेहूं जो है वो मेरे बच्चे 25 रुपए पर किलोग्राम का। हाँ जी, अब आइए, अब अगली लाइन में कह रहा है यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। कहता है गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 300 रुपए के समान खर्च माने खर्चा जितना पहले था उतना ही को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यह देखते हुए कि चावल की कीमत गेहूं की खपत स्थिर है। मतलब चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है, यानी चावल की कीमत नई जो कीमत है कह रहा जी वो भी आज इतनी ही है 5 रुपए पर किलोग्राम। पहली बात, गेहूं की कीमत जरूर बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई जी 20%, तो 25 का 20% निकालोगे तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 रुपए कीमत बढ़ गई तो नई कीमत हो गई मेरे भाई 30 रुपए पर किलोग्राम। और साथ के साथ कह रहा है कि गेहूं की खपत जो है वो कांस्टेंट है, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं। और कह रहा है जी खर्चा आज भी 300 ही रखना है, बढ़ाना नहीं। तो मेरे बच्चे आज भी अगर 300 ही रुपए खर्च करने हैं आपने, तो भाई 8 किलो गेहूं 30 रुपए के भाव से 240 क्या है, बिल्कुल सही। तो 300 में से 240 खर्च कर दिए, बचे कितने 60 रुपए। अब मेरे बच्चे चावल की कीमत क्या है 5 रुपए, तो 5 रुपए के भाव से 60 रुपए में कितने किलो चावल लाओगे 12 किलो। और अगर 12 किलो चावल लाओगे तो जो चावल पहले 20 रुपए ना 20 किलो थे अब वो 12 किलो खरीद रहे हो, तो कितने की कमी आ गई 8 किलो की। तो मेरे बच्चे 8 किलो की कमी है 20 पे, तो 100 पे कितना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5, यानी चावल की खपत में मेरे भाई 40% का क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। चावल की खपत में 40% की कमी करनी पड़ेगी, ये मेरा सवाल है। अब इसी बात को अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझेंगे तो आप ये बात जानेंगे कि मैंने आपको ये बात सिखाई थी परसेंटेज में, कि जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए सवाल के आखिर में, तो आपको रियल वैल्यू लेने की कतई जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली इग्नोर इट इन ए इजी वे। तो अगर मैं आपकी जगह होता स्टूडेंट, तो मैं ये 25 रुपए 5 रुपए 300 रुपए की जरूरत ही नहीं महसूस करता, और मैं इसके बिना सवाल सोल्व करता। कैसे, देखिए ध्यान से, मैं आपको वहां ये कहता कि देखो यार, वो सवाल में कह रहा है कि भाई चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, यानी गेहूं की कीमत 5 यूनिट है तो चावल की कीमत 1 यूनिट है, 1 यूनिट पर किलोग्राम। 1
यूनिट रुपए पर किलोग्राम, यहाँ 5 यूनिट रुपए पर किलोग्राम। आपने कहा ठीक है। अब साथ के साथ ये भी कह रहा है कि गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, तो 5 की जगह 5 का 20%, 1/5 यानी 1 रुपए कीमत बढ़ गई, 1 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ गई। तो अब नई कीमत जो हो गई वो हो गई मेरे बच्चे 6 यूनिट रुपए पर किलोग्राम। अब नई कीमत हो गई मेरे बच्चे 6 यूनिट रुपए पर किलोग्राम। तो मेरे बच्चे सवाल में भी ये कह रहा है कि भाई चावल की जो कीमत है वो फिक्स रहेगी, वो घटेगी नहीं ना बढ़ेगी, वो 1 यूनिट रुपए पर किलोग्राम ही रहेगी। लेकिन हाँ, गेहूं की कीमत 20% बढ़ गई, और साथ के साथ ये भी कह रहा है कि गेहूं की क्वांटिटी भी नहीं बदलेगी, और कह रहा है खर्चा उतना ही है जितना पहले था, यानी 300 ही खर्च करने के लिए पहले थे, 300 ही खर्च करने के लिए अब है। तो मेरे बच्चे एक बात बेसिक सी समझना, अगर आपके पास 300 रुपए खर्च करने के हैं और मान लीजिए 100 रुपए आप राइस पे खर्च करते हैं और 200 रुपए मान लीजिए समझाने के लिए वीट पे खर्च करते हैं, गेहूं पे आप 200 का खर्चा करते हैं। मैं अब आपको ये कह रहा हूं यार खर्चा भी 300 ही है। अगर गेहूं पे मैं 30 रुपए ज्यादा खर्च करने लग जाऊं, यानी 230 खर्च करूं, खर्चा उतना ही है 300, तो बताओ चावल पे कितना कम खर्च करोगे? तो आप कहोगे 300 में 230 यहां, तो बाकी 100 ना, बाकी बचा 70 यहां खर्च करेंगे, तो चावल में कितनी कमी आएगी? 30 की। इसका मतलब आप ये समझे कि सर अगर जो खर्चा है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। अगर मेरे बच्चे खर्चा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो अगर हम किसी एक चीज की कीमत बढ़ाएंगे ना जितनी, तो दूसरी की कीमत उतनी ही घट भी जाएगी, ध्यान रखना। अगर चावल की कीमत 30 रुपए, उस पे गेहूं पे 30 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो तो चावल पे कम करोगे। ऐसे ये बताओ कि 8 किलो चावल है और 8 किलो गेहूं, और हर किलो गेहूं पे 1 यूनिट फालतू खर्चा हो रहा है, तो 8 किलो गेहूं पे 8 यूनिट फालतू खर्चा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप 8 यूनिट ज्यादा खर्च करेंगे तो नेचुरल सी बात है राजा बाबू, यहाँ आपको 8 यूनिट कम खर्च करना पड़ेगा। कितने पे? चावल पे। और चावल की कीमत क्या है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के भाव से 8 यूनिट कम खर्च करना है, तो कितना कम खरीदना होगा? 8 किलो कम खरीदना होगा। पहले कितना खरीद रहे थे? 20, तो पहले 20 किलो खरीद रहे थे, अब 8 किलो कम खरीदोगे तो कितना परसेंट? तो आंसर आएगा 40%। कह रहा है जी पी और क्यू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। ये हो गया आपका खर्चा। कहता है ये खर्चा है 10 रुपये का, ये पी है, ये क्यू है। कहता है बीच में कोई पॉइंट है आर, पी आर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कहता है अगर पी आर की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए, कहता है इसकी जो लेंथ है अगर उसमें 5% का इंप्रूवमेंट कर दिया जाए तो क्यू आर की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी? बड़ा सिंपल है, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो नेचुरली इसकी लेंथ घटानी पड़ेगी। तो जितना इस पे इंप्रूवमेंट होगा, यानी 6 सेंटीमीटर पे 5% जितना भी बनेगा उतनी वैल्यू यहां बढ़ेगी, तो उतना ही क्यू आर पे कमी हो जाएगी। तो क्यू आर की लेंथ कितनी भाई? 4। तो अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा तो ये 1 सेंटीमीटर घटेगी। तो यहां 4 पे जो x% होगा, यानी 4 में यहां जो x% की कमी करेंगे वो 6 के 5% के बराबर है। देखो भाई, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 3 5 15, तो x की वैल्यू आई 7.5%, यानी आपको वहां 7.5% की कमी करनी होगी। अगर आप यहाँ 5% बढ़ाएंगे तो यहाँ 7.5% की आपको घटोतरी करनी होगी, कमी करनी होगी। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ तो वही है। अगर आप यहाँ 6 से 7 ले गए तो यहाँ आपको 4 से फिर 3 करनी पड़ेगी, यानी आर अगर इधर शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर तो ये कम हो जाएगी, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कहता किसी शहर की, किसी साल में किसी शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5%, महिलाओं की इतनी। देखिए यार 18,000 जनसंख्या थी, जो नंबर ऑफ मेल बढ़े हैं वो 5% बढ़े हैं, जबकि नंबर ऑफ फीमेल जो बढ़ी है वो बढ़ी है जी 7%। तो मैं लिख लेता हूं फीमेल 5% तो बढ़ी है, 2% एक्स्ट्रा बढ़ी। और कहता है एक साल बाद जनसंख्या 19,200 हो गई, तो 18 से 19,200 हो गई, मतलब 1200 बढ़ गया। तो पुरुषों महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात याद करो। तो ऐसे देखो यार, 5% तो पूरी ही जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ जी,
तो 18,000 का 5% निकालेंगे तो 900 बढ़ेगी, है ना। तो घटाएंगे 1200 में 900 हो गया 300। तो ये 300 किसकी वजह से बढ़ी? फीमेल के 2%। तो फीमेल का 2% 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो 150 को 50 से गुना करेंगे तो 15,000, यानी फीमेल है मेरे भाई 15,000 और मेल आएंगे 18 में 15 आ गया 3,000। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो 3 एकम 3, 3 5 15, 1:5। ऑप्शन बी मेरा आंसर। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का मिश्रण से भी है। मिश्रण का तरीका राजा बाबू ये होगा इस सवाल को करने का, कैसे कि हम इस सवाल में ये करेंगे कि भाई मेल बढ़ रहे हैं 5%, फीमेल बढ़ रही है 7%, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है ये निकाल लो। तो भाई 1200 का इंक्रीमेंट है 18,000, तो 100 पे कितना? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, काटेंगे तो 9 दूनी 8, भाई किससे काटेंगे? 9 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 छिंग 18, या 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 20/3, तो ये आ जाएगा 20/3%। अब मेरे बच्चे देखो, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 7 से 21, 21 में से घटाएंगे 1/3, और 3 5 15 घटाएंगे 5/3। तो रेशियो लोगे तो अपने आप कट के आ जाएगा 1:5। हाँ जी, कह रहा जी मनुष्य के बटवे में 8,000 रुपए थे, पहले उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसमें 5% की कमी की गई। सक्सेसिव लगा दो यार, तो 10 - 5 जमा 10 गुना -5 बटा 100। समझिए गए कहानी। 10 में 5 गया 5, 5 में से 0.5 घटाएंगे 4.5%, यानी मेरे प्यारे बच्चों 4.5% का इंक्रीमेंट होगा, यानी 4.5% वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी, कहता है सोहन की आरंभिक व्यय और बचत 5:3 है। देखिए भाई, कहता है उसकी आरंभिक बचत 4500 रुपए थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय याद करिए। अगर उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, देखिए भाई, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 5:3, और मेरे भाई जो इनकम है वो हो गई 8। आपने कहा ओके रिपोर्ट, ये 800 मान लेते, या इसको मानना नहीं, इसे सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। अब कह रहा है शुरुआत में बचत थी 4500, तो अगर 4500 रुपए थी तो 3 यूनिट 4500, तो 1 यूनिट 1500, तो 5 यूनिट 7500, तो खर्चा था भाई 7500, और इनकम थी 15 8 120 12,000, यानी 12,000 कमाता था, 7500 खर्च करता था, 4500 बचाता था। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई, इनकम 25% बढ़ गई, तो 12,000 का 25% 1/4 यानी 3,000, तो 12 में 3,000 जोड़ोगे तो नई इनकम हो जाएगी 15,000। तो ये मेरे प्यारे बच्चों उसकी नई इनकम हो गई 15,000, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।